So hey everyone, this is the one shot revision of English class 12th. So सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई ओल्ड विलेजर्स वर प्रेजेंटेड इन द क्लास दैट डे. तो जो ओल्ड विलेजर्स थे वो प्रेजेंट क्यों थे? तो द ओल्ड विलेजर्स वर प्रेजेंटेड इन द क्लास एज दे वर फीलिंग सॉरी फॉर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन द स्कूल. Instead, they sent them to farms and mills to earn the extra money. And one more reason for their presence was to pay their respect or gratitude to the teacher who served them for 40 years. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू देयर चिल्ड्रन बिकम पार्टनर्स इन देयर सर्वाइवल. तो चिल्ड्रन पार्टनर कैसे बन जाते थे सर्वाइवल में? तो सीमापुरी एक ऐसी प्लेस है जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में लोकेटेड है. एंड द रेग पिकर्स स्क्राउंज गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ओवर देयर. So for the children, the garbage is wrapped in wonder, and for elders, it's a means of survival and livelihood. It's basically a dole of bread for them. And a group of women say that they pitch their tents when they find food, and they become their transit homes. There, the children grow and participate in the process of survival. Okay. So your next question is what makes the city of फिरोजाबाद फेमस. तो फिरोजाबाद बेसिकली बैंगल्स के लिए फेमस था. ठीक है. सारी की सारी फैमिलीज उधर जो है बैंगल मेकिंग में एंगेज थी. तो इसका आंसर क्या था? सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज फॉर इट्स बैंगल्स. एवरी अदर फैमिली इन दी Firozabad is engaged in the business of bangle making, and Firozabad is the center of India's glass blowing industry. And since generations, the family are working around furnaces, welding glass, and making bangles for all the women on the land. And the bangles are symbolized as the women's suhag, and there are bangle makers in the narrow streets of Firozabad. In every house, the heaps of the spirals of bangle makers can be seen one very place there in Firozabad, and all the members of the family can be seen in welding and soldering the glass bangles in different colors of रेनबो. तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो फिरोजाबाद था वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस था. उसको ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी बोलते थे. और जनरेशन्स थे, फैमिलीज जो थी वो किस में एंगेज थी? फर्नेसेस के आसपास में काम करती थी ऑफ मेकिंग द बैंगल्स. एंड जो बैंगल्स थी वो सिम्बलाइज करती थी वुमेन के सुहाग को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं. और वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंगल्स बनाते थे, जैसे जो रेनबो कलर्स में होती है. ठीक है. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डो ग्लास. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्टर कैसे बिल्ड हुआ आउट ऑफ डो ग्लास. सो बेसिकली डो ग्लास वॉज फॉलोड बाय द टेरर ऑफ वाटर एवरीवेयर ही वेंट, and he realized that he could not enjoy boating, fishing, swimming. He decided to overcome his fear, and he engaged an instructor, or he get an instructor and practiced 5 days a week in an hour a day. He taught him swimming piece by piece, and in the beginning he put a belt around the dough glass, something like pulley system. ठीक है. A rope was attached to the belt and attached with the cable. Then the instructor taught him to exhale underwater and inhale outside it. This exercise was repeated hundreds of times, and he made him perfect swimmer piece by piece. But Douglas has fear in his mind still. क्यों उसके माइंड में fear था? क्या fear था कि अगर वो अकेला होगा तो क्या वो स्विमिंग कर पाएगा? तो क्या उसका डर वो वापस नहीं आएगा? तो उसी को चेक करने के लिए वो क्या करता है, वो है ना डिफरेंट रिवर्स में जाता है. सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो जाता है लेक वेंटवर्थ में. ठीक है. लेक वेंटवर्थ में जाता है जो कि न्यू हेम्सफायर में है. ठीक है. देन वो स्टैम्पैक आइलैंड में जाता है. देन ऐसे ही बहुत सारी लेक्स में जाता है. वॉर्म लेक में जाता है. ठीक है. एंड देन फाइनली गिलबर्ट पीक पे उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं अब अच्छा स्विमर बन चुका हूँ. एंड अब जो है उसका जो फेयर है, मतलब ही हैव कॉन्क्वायर्ड ओवर दी हिज फियर. ठीक है. वो अच्छा स्विमर बन चुका है और अपने फियर पे उसने जीत प्राप्त कर ली है. तो इंस्ट्रक्टर बेसिकली 3 महीने तक तो उसका ऐसे ही चलता था. कितने महीने तक इन्होंने ट्रेनिंग ली थी? इन्होंने ट्रेनिंग ली थी अराउंड 7 to 8 मंथ की.
तो उसने कब हायर किया था, बेसिकली अप्रैल में हायर किया था, ठीक है ना। और जुलाई में, मतलब सॉरी अप्रैल तक वो सीख गया था, अक्टूबर में हायर किया था, और जुलाई में उसने डिसाइड किया कि मैं अब अकेला स्विमिंग करने जाऊँगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड दी peddler get the idea that the world is a rat trap. So one day the peddler went around selling his rat traps. All of a sudden he left to his own meditations. He thought that the whole world about him was nothing but a rat trap. Its land, seas, cities, villages existed only to set the baits for the people. It offered riches, joys, shelter, food, and clothing to the people as a rat trap offered cheese and pork for the rats. As soon as anyone got tempted to such baits, it closed him, and thus everything came into the rat trap, and it became an end for them. Why did Edla, sorry, ये Edla है, idea नहीं है, sorry for the mistake guys. So ये Edla, why did the Edla, why was Adla happy to see the gift left by the peddler? So basically at the church Adla and उसके iron master को पता लगा, learned that the one of the old crofter of iron works has been robbed by a man selling the rat traps. That was a fellow she had left into her house. Her father thought of silver spoons left in in the cupboard. उसके फादर ने सोचा कि वो चोर सारी की सारी सिल्वर स्पून्स उठा के ले गया होगा, बट जब वो रिटर्न करते हैं अपने घर पे, उसने फादर ने वॉलेट से पूछा, वॉलेट यानी गार्ड से पूछा कि क्या वो गया, तो वॉलेट बोलता है हाँ वो गया, लेकिन तो फिर गया, तो फिर जो आयरन मास्टर है वो पूछते हैं कि क्या वो कुछ लेके गया है, तो वॉलेट बोलता है नहीं वो कुछ लेके नहीं गया, इंस्टेड वो कुछ छोड़ के गया। तो वॉलेट इन्फॉर्म दैट द फेलो हैड गॉन एंड टेकन नथिंग at all with him. Moreover, the stranger left a little package for Adla as a Christmas gift. She gave a little cry of joy while opening the gift package and found a small rat trap, 3 coroner notes, and the letter in which it's explained that to return the money to the person from whom he have robbed. ठीक है, तो उसने ये बोल दिया कि ये 30 करोनर आप उसको लौटा देना दोबारा से, क्योंकि अगर मैं लौटाने जाऊंगा तो मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी गो टू दी लखनऊ इन दिसंबर 1916, हु मेट हिम देयर एंड व्हाई? तो राजकुमार शुक्ला went to see Gandhi in Lucknow in the annual convention of the Indian National Congress. There he told Gandhi about the cruelties done over the peasants or sharecroppers. He urged him that he had came to take him to Champaran so that he might see everything happening with them. Gandhi told him that he had to go to Kanpur and other parts of India first. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad, and Shukla followed him everywhere. So then Gandhi asked him to see him in Calcutta. Months passed and Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta till he was free. Then when Gandhiji came, they both boarded towards the Patna in Bihar. Okay, but the basically जो हमारा राजकुमार शुक्ला था उसका डिटर्मिनेशन से गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि भाई ये तो मुझे कहीं छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो मेरे पीछे 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 ही आ जा रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रायल ऑफ गांधी इन मोतिहारी कोर्ट ड्यूरिंग हिज स्टे एट चंपारण। या फिर इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट डिड गांधी जी सेड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो ये इतना बड़ा आंसर लिखा है इसका, तो चलिए पढ़ते हैं। After his arrival at Motihari, Gandhiji used a house at the headquarters so that he can have complete investigation for the sharecroppers. मतलब वो पहले कहाँ गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे for taking the complete information. ठीक है। At that time, there came a report about the maltreating of peasants. Next morning, Gandhiji went to see him, but he was overtaken by police superintendent messengers with an order to return back
and Gandhi wrote to disobey the order, and this was the beginning of civil disobedience. Next day, Gandhi appeared in the court, and that night Gandhiji had not sleep. गांधी टेलीग्राफ्ड, उन्होंने टेलीग्राम सेंड किया किस किस को, राजेंद्र प्रसाद और कुछ और नेताओं को, क्या किया, टू केम विथ द इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड एंड द कोर्ट और ग्राउंड ऑफ मोतीहारी बिकेम ब्लैक विद द पीजेंट्स. ठीक है. देन उसके बाद में बोल रहे हैं एज अ रिजल्ट द ट्रेल वॉज पोस्टपोन्ड, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी एंड वो भीड़ जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो ट्रेल जो है वो पोस्टपोन हो गया. बट गांधी प्रोटेस्टेड द डिले, गांधी ने डिले को प्रोटेस्ट किया. इन बिटवीन ही वॉज लेफ्ट एट लिबर्टी, सो उसको क्या किया, लॉयर ने छोड़ दिया. नाउ गांधी आज दी, लॉयर ने क्या, सॉरी, जो कोर्ट में है उसको छोड़ दिया गया. ठीक है. तो नाउ गांधी आज दी लॉयर से गांधी ने पूछा, अब ये यहाँ से इसका आंसर है कि बेसिकली चंपारण, बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ये गांधी जी ने कब बोला था और क्यों बोला था. तो गांधी जी ने लॉयर से पूछा व्हाट वुड दे डू इन केस ही वाज सेंट टू जेल. तो उन्होंने पूछा था कि वो क्या करते अगर वो जेल पे चले जाते तो दे टोल्ड दैट दे वुड गो बैक होम. बट गांधी आस्क्ड व्हाट वुड हैपन टू द इनजस्टिस टू हैपनिंग विद द शेयर क्रॉपर्स. तो उन्होंने बोला कि पूछा कि शेयर क्रॉपर्स के जो साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होता फिर. तो उसके बाद में जो वो राजेंद्र प्रसाद और कुछ नेता जो थे, लॉयर्स जो थे, उन्होंने आपस में डिस्कस किया एंड उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर एक गांधी जी जो कि इस स्टेट के भी नहीं हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि जब हम तो इस स्टेट के हैं तब भी हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो गांधी वॉज रेडी टू गो टू जेल. देन दे रियलाइज इफ अ स्ट्रेंजर गांधी वॉज ready to go to jail, then they told that they would also follow the Gandhi and give the court arrest. ठीक है. तो गांधी के साथ में वो भी जाएंगे और कोर्ट अरेस्ट दे देंगे. फिर गांधी ने बोला कि बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. अब इन्होंने क्यों बोला ऐसा, इन्होंने ऐसा इसलिए बोला बेसिकली क्योंकि अब जो है ये लोग यूनिफाई हो गए थे एंड यूनिफाई होने के बाद में गांधी का ये मानना था कि अगर हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं तो हमें हमारी हमारा जो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता अगर हम यूनिफाई हो जाते हैं तो. ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, हाउ डिड इट प्रिपेयर द प्लेयर्स फॉर द मूवी. तो मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज लोकेटेड इन द अपस्टेयर्स ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल एंड they bought and lavishly used truck loads of makeup material called the pancake. तो इसका मतलब ये था कि जो उनके जो मटेरियल आता था, मेकअप मटेरियल, वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में आता था. ठीक है. देन नेक्स्ट बोल रहा है द मेकअप रूम कंटेन लार्ज मिरर्स एंड ब्राइट लाइट्स इनकैंडेसेंट लाइट्स. यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया था बुक में. ठीक है. आप लोगों को याद होगा. सेट एट द वेरियस एंगल्स, इट लुक्ड लाइक हेयर कटिंग सैलून. तो ये किसका जैसा लगता था, हेयर कटिंग सैलून जैसा. इट वॉज टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर एन एक्टर और एक्ट्रेस टू अंडरगो द मेकअप. टेरिबल एक्सपीरियंस होता था क्यों, क्योंकि वो ओवर मेकअप करते थे. The lights generated intense heat. The members of the makeup department represented different parts of India. It symbolized national integration of India. 95% of the shooting of a film during those days was done on the sets, and it demanded that every pore of actor's face should be closed. So, in order to close the pores, they were painted and looked ugly because of over makeup. A strict hierarchy was maintained, and the chief makeup man made the hero and heroine ugly. The office boy painted the crowd players ugly. तो जो चीफ मेकअप मैन है वो हीरो और हीरोइन को बनाते थे अगली, और जो ऑफिस बॉय है वो क्राउड प्लेयर्स को बनाते थे, मतलब जो और क्राउड आता था ना उसमें उसको मेकअप करते थे. और वो कैसे मेकअप करता था पता है, पेंट की बाल्टी में पेंट डाल के एंड जैसे पेंट लगाते हैं ना उस तरह से वो मेकअप करता था. ठीक है. देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. व्हाट वाज द मॉरल रीआर्मेंट आर्मी, डिस्क्राइब देयर विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो. तो फ्रैंक Buckman's moral rearmament army visited the Gemini studio in 1952. It was a drama company and basically it was counter to international communism. ठीक है. In reality it was a counter movement to the international communism. ठीक है.
they presented two plays in the most professional manner, and the plays were basically Jotham Valley and The Forgotten Factor. It had 200 players and was called International Circus. The players belongs to 20 different nationalities, and simple homilies and costumes and sets were superb their play. Jotham Valley impressed the Tamil theatre, and they imitated the sunrise and sunset scenes in their manner for years. So Tamil also basically copied them. एक तरह से उन्होंने कॉपी किया था. क्या सीन, कौन सा सीन? सनराइज और सनसेट का अलॉन्ग विद दी फ्लूट, जो कि ट्यून ऑफ फ्लूट के साथ में बजता था. दो the MRA was an anti-communist and anti-communist feeling existed at studios. The coming of the MRA had no impact on the attitude of the bosses. तो वो क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, तो MRA जो था वो एंटी कम्युनिस्ट थी, कम्युनिटी थी, बट जो एंटी कम्युनिस्ट कम्युनिटी फीलिंग जो थी वो स्टूडियो में एग्जिस्ट कर रही थी, पर जो MRA था उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एटीट्यूड ऑफ बॉस के ऊपर. और बॉस कौन था? SS वासन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्ड इंटरव्यू एंड हाउ मेनी राइटर्स फाइंड फेवर विद इट. तो द वर्ड इंटरव्यू इज derived फ्रॉम द फ्रेंच डेरिवेटिव वर्ड इंटरव्यू. It is a conversation between the journalist or broadcaster and a person of public interest. It is an oral examination of an applicant for a job through the process of formal questioning. Since the word has wider implications, it duly involves screening, interaction, and introspection. During the process, both the interviewer and interviewee participate, and the interviewee has to face the horror of the interviewer. Interview was inserted 130 years ago. Since then, it became a commonplace in journalism. In this world, all we have to undergo the process of interview. Thousands of people are interviewed daily for one or the other kind. Depending on the merit of the interviewed, people have claimed it in highest form as source of truth and in its practice. It is an art. H.G. Wells remained averse to the interview, and in 1894 he referred it to as ordeal. Ordeal का मतलब क्या होता है? Difficulty. But 40 years later he himself interviewed, किसको interview किया था? Joseph Stalin. People view that almost everything reaches us through asking the interview who holds a position of unprecedented power and influence. So basically यहाँ पे डिफरेंट पीपल के डिफरेंट व्यूज़ आए थे. जैसे BS नैनपॉल का व्यू आया था, देन अपना लुइस कैरोल का व्यू आया था, H.G. वेल का व्यू आया था, सॉल बेलो का व्यू आया था, देन आपका रुडियार्ड किपलिंग का व्यू आया था, है ना. तो डिफरेंट व्यूज़ थे, लेकिन वो सब क्या थे? अगेंस्ट द इंटरव्यू थे. लेकिन एक आया था डेनिस ब्रियान, इसका जो व्यू था वो इन फेवर ऑफ इंटरव्यू था. तो ये आप लोग लिख सकते हो इसमें. What does Umberto Eco point out about himself and his novel The Name of the Rose? तो The Name of the Rose बहुत ही पॉपुलर नोवेल थी जो उन्होंने लिखी थी, एंड ओवर 10 मिलियन कॉपीज़ इसकी बिकी थी. तो मुकुंद के साथ में, मुकुंद पद्मनाभन के साथ में इसका इंटरव्यू हुआ था. उसमें उम्बर्टो इको ने बोला था कि वो जो है वो खुद को अकेडमिस्ट मानता है रादर देन अ नोवेलिस्ट. ठीक है. वो केवल नोवेल्स कब लिखता था? वो नोवेल्स केवल संडे को लिखता था. ठीक है. एंड बेसिकली ही वेंट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस मोर दैन पेन क्लब्स एंड द राइटर्स, मीटिंग ऑफ द पेन क्लब्स एंड द राइटर्स. So he is a professor who writes the novels on Sundays. Even people have the impression that the Umberto Eco is doing many things. तो इधर इको क्या बताता है कि जो उसका वर्क है वो सेम फिलॉसफी पे चलता है. बेसिकली वो फिलॉसफिकल इंटरेस्ट और उस नॉन वायलेंस और पीस पे उसकी नॉवेल्स बेस्ड होती थी. ही सेज दैट द यूनिवर्स हैज़ एम्प्टी स्पेसेस. ठीक है. जैसे कि एटम्स में एम्प्टी स्पेसेस होती है, एंड उसने इसको इंटरस्टाइसिस नाम दिया, एंड इंटरस्टाइसिस को वो यूज़ करता था उस टाइम पे वो वर्क करता था. ठीक है.
तो जो इको है वो उसके इनफॉर्मल अप्रोच उसने अडॉप्ट करी थी. And he departs from a regular academic style, and his essays followed a narrative aspect, which was crowning success for his novel, Name of the Rose. It attracted a mass audience, and his novels are full of narration side by side. His novels has metaphysics, theology, uh, geology, and medieval history as well. It has the other experiences too. So difference between Sophie and Jancy that show up in the story going places. तो सोफ़ी बेसिकली क्या थी, सोफ़ी डे ड्रीमर थी, ठीक है, एंड दोनों ही स्कूल एजुकेशन कर रहे थे और लोअर मिडिल क्लास में वो बिलोंग करते थे, एंड दे वर बोथ ऑफ सेम एज ग्रुप. जो डे ड्रीमर थी सोफ़ी, उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, जैसे वो मैनेजर बनेगी, वो फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी जस्ट लाइक अ मैरी क्वेंट, या फिर वो एक्ट्रेस बन जाएगी एंड अपना बुटीक खोलेगी, ठीक है. वाइल जैंसी प्रैक्टिकल थी, ठीक है, एंड रियलिस्टिक टाइप ऑफ गर्ल थी. उसने वो सोफ़ी को बोला कि अल्टीमेटली हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, तो इतने बड़े बड़े ड्रीम रखने से हमारी उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होने वाली है. तो सोफ़ी ने इसको इनकार कर दिया एंड वो बोली कि नहीं, मैं ये ही करूँगी. सो वो डे ड्रीमर थी बेसिकली, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द सोशल बैकग्राउंड एट द लाइफ ऑफ पीपल आफ्टर यू रीडिंग दी स्टोरी द गोइंग प्लेसेस. तो जो सोफ़ी थी वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी. उसके फादर जो है वो अपनी लिविंग को करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे. देन उसका भाई जियोफ, वो एक मैकेनिक था, ट्रेनी मैकेनिक, ठीक है, वो भी काम कर रहा था सो दैट उनका लाइवलीहुड निकल जाए, ठीक है. और जो जियोफ था वो 3 ईयर पहले ही स्कूल से पास आउट था, ठीक है, एंड basically he enjoys doing his work silently, but Sophie was a daydreamer girl who dreams who dreams very large dream. Basically वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स रखती थी जो कि अनअचीवेबल थे, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोफी व्हाट वाज द परफेक्ट प्लेस फॉर मीटिंग ऑफ दिस काइंड. तो after her meeting with Danny Casey, Sophie told her brother that Geoff about the date with the basically Danny Casey and autograph next week. So Sophie walked by the canal along a sheltered path after dark. It's a place where she had played in childhood. There was a wooden bench beneath tree, and their lovers came sometimes. She sat on the benches to wait. It was now waiting for a while. She imagined his corning. She looked along the canal. After some time, she began thinking of his not coming. There she sat, wishing Danny Casey would come, and but she regrets that he had not come, because वो आने भी नहीं वाला था, क्योंकि ये उसका इमेजिनेटिव स्टोरी था. She felt pain of doubt moving in her mind. She watched for him, but there was no one who came. So sadly वो अपने घर पे रिटर्न कर जाती है. What's the kind of pain and ache that the poet feel? तो ये है हमारा मदर एट 66 में से, जिसको लिखा है एम कमला दास ने. तो पोएट फील पेन एंड एक सीइंग दी पेल एंड कॉप्स like face of her mother, the old familiar pain of her childhood about her mother leaving her resurfaces in her heart. She realized that her mother's face has become like the withered moon of the winter season, and she is nearing the end of her life. She feels that time and age spare none, and both are the inevitable part of our lives. Life comes to end. Everyone's life come to end at one particular point of time. So guys, that's all for today's video. Hope you like this video. इसका next part भी आएगा इस video का. So yeah, that's all for today. If you like this video, please like, share, subscribe. Meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.